बहुत आसान है बेटा। पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो लीगली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है कि नहीं टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इंडिया में कोई भी माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। माइनर लैक्स द वैलिडिटी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो जाता है वॉइड एब इनिशियो। क्या हो जाता है? वॉइड एब इनिशियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको सीए लॉ इजी, जहां पे हम लोग बनाते हैं आपका लाइफ इजी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मई 2025 का यात्रा, यानी कि सीए फाउंडेशन मई 2025 में जो लोग बैठ रहे हो, जो लोग अपीयर करेंगे, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अनाउंस किए थे कि हम लोग फ्री क्लास यूट्यूब में रखेंगे सीए फाउंडेशन लॉ का। और वो यात्रा हम लोग का शुरू हो रहा है विद दिस वीडियो। एंड एज यू कैन सी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला क्लास मैं ले रहा हूं आज। और मैं बता दूं बच्चों, ये सारा वीडियोस आने वाला है विद इन every week we are going to schedule and upload all the videos। हर हफ्ते नया वीडियोस अपलोड होते रहेगा, और एक नहीं, 5 वीडियोस अपलोड होगा हर हफ्ता। और प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन राइट अवे सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी वीडियो। एंड नॉट ओनली दैट, बेल बटन भी क्लिक कर दीजिए जाके आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब में मिलते रहे। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग कैसे कवर करेंगे टॉपिक्स वो मैं बताने वाला हूँ, और उसके बाद टॉपिक भी कवर कराने वाला हूँ। उससे पहले मैं और एक जानकारी देना चाहता हूँ। वी हैव अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, please do follow us on that page because we keep on sharing our schedules, reminders, some other videos on Instagram especially for CA Foundation law students। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं विथ सीए लॉ इजी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लास 1। इससे पहले मैं बता दूं हम लोग का अप्रोच या स्टाइल कैसे रहेगा हर क्लास का। हर क्लास में मैं पहले लॉ समझाऊंगा, यानी कि प्रोविजन। यानी कि प्रोविजन किसका सर? सेक्शन का। यानी कि सेक्शन का प्रोविजन क्या बोल रहा है वो अच्छे तरह से समझा दूंगा, जो आप लोग को दिक्कत होता है। फिर वी विल टॉक अबाउट केस स्टडीज। वो प्रोविजन से क्या क्या केस स्टडीज रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे। और सिर्फ वही नहीं, फिर वी विल डिस्कस PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज। ये एरियाज से पिछला साल या प्रीवियस ईयर्स में क्या सवाल हुआ था वो भी डिस्कस कर देंगे। यानी कि 3 फोल्ड या 3 प्रॉन्ग्ड अप्रोच रहेगा। पहला अप्रोच रहेगा पूरा प्रोविजन समझने का, फिर वो प्रोविजन का केस स्टडीज कुछ हुआ है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या आता है, और फिर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और ये हर टॉपिक, हर एक्ट का मैं कराने वाला हूं सीए लॉ इजी का यूट्यूब चैनल में, यहां पे हर दिन। ओके सर, लगभग हर दिन हफ्ते में क्लास रहेगा। ओके सर, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नाउ सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला क्लास में आप क्या कराने वाले हो? अगर आप सोचो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके अगर बात किया जाए, मैं बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। और मैं बता दूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सबसे बड़ा भी है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। क्यों सर, ऐसा कैसा बात हो गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? देखो, सबसे बड़ा है, यानी कि 9 यूनिट्स है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखोगे और लॉजिकली भी देखोगे तो 9 यूनिट्स में बटा हुआ ये पूरा एक्ट। और ये दूसरा
टॉपिक है, अगर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखोगे, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उससे क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ बाद में बताऊंगा, मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक वही है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बड़ा है इसलिए नहीं, मार्क्स लगभग 30 से 35 मार्क्स तो यहां से आएगा ही। तो देखो, एक एक्ट अगर अच्छे से स्ट्रैटेजिकली आप कवर करते हो तो आपका 35 मार्क्स इंश्योर हो जा रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 1/3 योर लॉ पेपर। सो लॉ पेपर इतना लेंदी है, इतना टफ है, इतना पास करना इतना स्ट्रेसफुल है, तो लॉ पेपर को डिस्ट्रेस कराने के लिए 1/3 ऑफ द सिलेबस अगर पहले ही कवर कर लेते हो एक चैप्टर करके, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ओके, एंड आई टेल यू, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से किसी को समझ में आ जाता है, उसको पार्टनरशिप एक्ट भी अच्छे से समझ में आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी अच्छे से समझ में आता है, एंड आगे जाके प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्प होता है। ओके सर, सो दैट इज व्हाई यू हैव रिटन दिस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। यस, द आंसर इज यस। नाउ before I go ahead, I will first talk about what is a contract. What is a contract? सर ये पहला टॉपिक है। हाँ, पहला टॉपिक यही है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं बिफोर आई स्टार्ट में ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को लॉ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। मैं बता दूं, लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स लिखना पड़ेगा। और लैंग्वेज रट के जो लिखने जाएगा उसका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि उसका अगर बिना समझे हुए रटा हुआ है तो उसका मार्क्स नहीं आएगा। बट कोई समझ के रटना चाहता है तो रट सकता है, क्योंकि बुक का टेक्निकल लैंग्वेज इज व्हाट दे नीड। नाउ व्हाई सर? देखो, लॉ में ना टेक्निकल लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। टेक्निकल लैंग्वेज बोले तो इसका मतलब यही होता है कि जो टेक्निकल शब्दों के साथ आंसर लिखते हो उसी को टेक्निकल लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर ये डेफिनेशन है? हाँ सर, लॉ में तो हर चीज का सेक्शन रहता है, इसका सेक्शन है, हाँ, सेक्शन 2H। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H कहता है अग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्लियर है। अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल लीगली नहीं हो सकता है वो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिर्फ वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। यानी कि मम्मी ने आपको ब्रेकफास्ट का प्रॉमिस किया, बोला कि बेटा आज पढ़ाई कर, कल तेरे को पूरी सब्जी खिलाऊंगा सुबह नाश्ते में, और आपने जी जान एक करके मेहनत करके पढ़ाई किए, कल सुबह उठ के नाश्ता में पूरी सब्जी मिल जाए, बट सुबह उठ के आपको मिला नहीं, दूसरा कुछ आइटम बन गया, जैसे पोहा बन गया। आप निराश हो गए और नाराज भी हो गए, दोनों हो गए, और अभी आप जूता पहन लिए, रेडी होके आप चलने लगे कोर्ट। क्यों सर? आपको केस फाइल करना है मम्मी के खिलाफ। क्यों? शी फेल्ड टू डिलीवर हर प्रॉमिस, शी ब्रीच्ड और शी ब्रोक हर प्रॉमिस, एंड कोर्ट में जाके आप बोले जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए। जज ने आपका बात सुना, बट जज ने कहा कि इट वॉज एन एग्रीमेंट, इट वॉज अ फेमिलियर एग्रीमेंट बिटवीन फैमिली मेंबर्स। बट ऐसा एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट, और ये सोशल एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा। सोशल एग्रीमेंट्स cannot become legally enforceable, and hence there are agreements who are not enforceable by law, and such agreements are not contracts. Contracts क्या हो गया? जो legally enforceable
अग्रीमेंट्स है, और ऐसा एग्रीमेंट्स कोई कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्लियर है? ओके सर, इस पे आधारित एक क्वेश्चन आता है सीए इंस्टीट्यूट का फेवरेट। सीए इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन आता है कि पापा ने, फादर promised his son, पापा ने बेटा को प्रॉमिस किया कि बेटा तू एग्जाम पास कर, एग्जाम ऑन पासिंग एग्जाम, ऑन पासिंग सीए एग्जाम तेरे को मोटर बाइक मिलेगा। पापा बेटा को साफ कह दिया कि तुम सीए पास कर जा, मैं तुमको मोटर बाइक दिला दूंगा, सीए फाउंडेशन पास कर दे। ठीक है, अब बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आप लोग जैसे कर रहे हो, और बेटा ने पास भी करके दिखा दिया। पापा रिजल्ट देखो, फाउंडेशन का रिजल्ट आया और पीडीएफ भेजा पापा को व्हाट्सएप में, और फोन भी किया, यस अभी दीजिए मोटरसाइकिल। और पापा ने बोला कि बेटा तुझे गाड़ी दूंगा, तू अभी सीए बन के दिखा। स्ट्रेट हमें बोला तुझे गाड़ी दूंगा, मोटर बाइक खरीदेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उससे बेहतर तू सीए बन जा पहले, गाड़ी दे दूंगा स्ट्रेट। पापा ने यानी कि मोटर बाइक वाला वादा नहीं रखा। तो क्या बेटा अभी बस पकड़ के कोर्ट जाएगा और पापा के खिलाफ केस करेगा? आंसर इज सेम, इट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड हेंस कोर्ट में ये मुकदमा नहीं टिकेगा, और जज वही कहेगा कि ये तो एक सोशल एग्रीमेंट है। और इस पे आधारित एक केस भी है, इस पे आधारित एक केस भी है, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, नाम सुन के लग रहा है सेम वर्सेस सेम, नहीं, ये बीवी है मिसेस बैल्फोर वर्सेस मिस्टर बैल्फोर, हस्बैंड वाइफ का सेम तरह का सोशल एग्रीमेंट वाला एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोर्ट ने कहा। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक। सर अभी टेक्निकली आप समझा दिए अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2H, contracts are agreements which are enforceable by law. But if I ask you what is an agreement, so section 2E defines the term agreement. section 2E बोल रहे हैं agreements are every promise or every set of promises, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकता है, एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऐसा। हाँ, ये डेफिनेशन। सर ये टेक्निकल वर्ड्स पूरा डेफिनेशन आप बुक से उठा रहे हो? हाँ बेटा, मैं इतना बार पढ़ा के बुक ही बन गया हूं लॉ का। ओके, सो सर एग्रीमेंट्स आर एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऐसा चीज को हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। एंड मैं बता दूं एग्रीमेंट कैसे बनता है, प्रॉमिस कैसे बनता है, बहुत आसान है। मम्मी ने ऑफर किया तुमको, वही एग्जांपल ले रहा हूं, नाश्ता वाला, मम्मी ने आपको ऑफर किया नाश्ते में पूरी सब्जी, और ये ऑफर हो गया और आपने चट जल्दी बता दिए, ठीक है, आप जल्दी से बता दिए हाँ मम्मी प्लीज बनाइए, तो आप एक्सेप्ट कर लिए और मम्मी ने ऑफर दिया, ऑफर का एक्सेप्टेंस जैसे ही हो गया ये बन गया प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। बट क्या हर प्रॉमिस या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक है? नहीं, सिर्फ वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जिससे लीगल ऑब्लिगेशन पैदा हो रहे, ठीक है। सो all agreements are not contracts but all contracts are agreements, and agreements क्या है? promises है। promise क्या है या agreement क्या है? equation में अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? agreement is equal to offer plus acceptance, acceptance, clear है? ओके ओके, चलो अब मैं दो चीज बोलने वाला हूं, दो छोटा छोटा चीज कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा,
नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फिर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स लगता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड नंबर 2 सिखाऊंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ओके, सो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को लीगली वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स जरूरत है या दरकार है। ओके, मैं बता दूं, सेक्शन 10 बोल के एक सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही, 2 सेक्शन हम लोग सीखे आज का क्लास में। एक है सेक्शन 2A जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दिया हुआ है, और एक है सेक्शन 2E जिसमें डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट दिया हुआ है। और मैं कह दूं, तीसरा सेक्शन अभी जो सीख रहे हो इसका नाम है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बोल रहे हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एसेंशियल बोल रहे हैं, पहले एग्रीमेंट होना पड़ेगा, देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट। पहला चीज जो बोला जा रहा है, बोल रहा है कि एग्रीमेंट होना पड़ेगा फिर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जाहिर है। दूसरा चीज बोल रहे हैं कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना पड़ेगा, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब सर, इसका मतलब बहुत आसान है बेटा, बोल रहे हैं कि जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में जिसके साथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है, एक ऑफरर रहेगा एक ऑफरी रहेगा, जाहिर है। सो जो पार्टीज है एग्रीमेंट का, वो लोग का कंसेंट या सहमति कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीली ऑब्टेन्ड होना चाहिए। अगर कंसेंट कोएर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, या फिर मिस्टेक से होता है, तो फिर इस फ्री कंसेंट इज सेट टू बी नॉट देयर, सेट टू बी एब्सेंट। फ्री कंसेंट नहीं रहेगा, और फ्री कंसेंट रहना जरूरी है। अगर पार्टीज का कंसेंट ऑब्टेन हुआ है कोई भी एक तरीके से, ये जो 5 चीज में लिखा है 5 में से कोई भी एक तरह से अगर पार्टी का कंसेंट आया है, हासिल हुआ है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ऑन विच ग्राउंड? फॉर लैक ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ओके, नाउ द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जा रहा है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। सर इसका मतलब बहुत आसान है बेटा, पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो लीगली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है कि नहीं टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इंडिया में कोई भी माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, माइनर लैक्स द वैलिडिटी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो जाता है वॉइड एब इनिशियो। क्या हो जाता है? वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से वो वॉइड हो जाता है। सर ये गाली दे दिए? नहीं, गाली नहीं दिया। वॉइड एब इनिशियो का मतलब शुरुआत से उसका लीगल वैलिडिटी नहीं है। माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको बोला जाएगा वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वो वैलिड नहीं है क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है। तो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पार्टीज जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन कौन इनकॉम्पिटेंट है ये जान लीजिए अभी कि अभी माइनर इज इनकॉम्पिटेंट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकॉम्पिटेंट, इंसॉल्वेंट इज इनकॉम्पिटेंट, convict is incompetent, and alien enemy is incompetent। alien enemy कौन हो गया सर? convict तो पता है, जो जेल के अंदर सलाखों के पीछे है, जो दोषी है, दोषी साबित हो गया वैसा व्यक्ति को, जो सजा कट रहा है वैसा व्यक्ति को हम लोग कॉन्विक्ट बोलते हैं।
एलियन एनिमी कौन हो गया? एलियन एनिमी हो गया एक ऐसा देश का सिटीजन, एक ऐसा देश का नागरिक जो जो देश के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है। तो इंडिया का अगर कोई भी देश के साथ कल वॉर डिक्लेयर हो जाता है तो उस कंट्री का नागरिक या सिटीजन को आप क्या बोलोगे? एलियन एनिमी। और वैसा एलियन एनिमी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड थोड़ी ना होगा, वॉइड ही होगा। ओके, ऑलराइट सर। सर बताइए, दीज आर द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स एज पर सेक्शन 10। एज पर सेक्शन 10 there are 3 more essential elements to make a contract legally valid. Okay sir, सेक्शन 10 और 3 पॉइंट क्या बोलते हैं? चौथा में बोल रहे हैं कि लीगल ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जो मकसद है वो लीगल होना चाहिए। किसी को खून कर देना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किलर को आप दिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा? नहीं। उसका ऑब्जेक्ट इलीगल है, तो ऑब्जेक्ट या पर्पस अगर इलीगल हो जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल ही हो जाएगा, जाहिर है। तो इसीलिए वैसा एग्रीमेंट को तो आप लीगली एनफोर्स कर ही नहीं पाओगे, और एग्रीमेंट अगर लीगली एनफोर्स ना हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो लीगल ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा हो गया लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ प्रॉमिस कर रहे हो तो कोई चीज मिलने का बदले में आप प्रॉमिस कर रहे हो, जो चीज मिलने का बदले में आप प्रॉमिस कर रहे हो वो चीज को क्या बोलोगे? कंसिडरेशन। वो चीज को आप बोलोगे कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। अच्छा सर, ये कंसिडरेशन जो है लीगल ऑब्जेक्ट एंड लीगल कंसिडरेशन, मेरे को बताइए, लीगल कंसिडरेशन अगर ना हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। सिंपल हिसाब, वैलिड का ऑपोजिट है वॉइड। वॉइड मींस, वॉइड का मीनिंग मैं दिखाऊंगा बोर्ड में अभी। वॉइड मींस वन विच इज नो लीगल वैलिडिटी। तो वैलिड होने के लिए सेक्शन 10 बोल रहा है कंसिडरेशन को लीगल होना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को लीगल होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज रहना चाहिए और फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज रहना चाहिए, एग्रीमेंट रहना पड़ेगा। और 6 पॉइंट, देखो 6 लिख के रखा हूं, 6 पॉइंट जो सेक्शन 10 बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या लगेगा? बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अग्रीमेंट को एक्सप्रेसली वॉइड अगर कह दिया गया, इंडिया में गैम्बलिंग को एक्सप्रेसली वॉइड कर दिया गया है, तो ऐसा गैम्बलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कभी भी वैलिड हो पाएगा? नहीं। जो पहले से एक्सप्रेसली वॉइड हो गया है वो तो कभी वैलिड हो ही नहीं पाएगा। वही सेक्शन 10 बोल रहे। अच्छा सर, सेक्शन 10 तो 6 तो चीज बोला, इसके अलावा भी क्या कुछ और एसेंशियल एलिमेंट्स रहता है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? सो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स अदर देन द वंस which we studied in section 10, यानी कि सेक्शन 10 बोल रहे हैं कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए, ये 6 एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, बट इसके अलावा भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स और भी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, जो सेक्शन 10 में भले ही ना लिखा हो बट आपका अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। वो क्या है? मिनिमम 2 पार्टीज। अरे भाई जाहिर है आप खुद के साथ खुद कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करोगे, तो 2 पार्टीज मिनिमम रहना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, 2 डिफरेंट पर्संस, ठीक है ना। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत आसान है कि जो प्रॉमिस होगा, जो प्रॉमिस आप कर रहे हो वो ऐसा प्रॉमिस ना हो जो एकदम ही फेक है। आपने प्रॉमिस कर दिया कि तुम अगर सीए फाउंडेशन पास किया बेटा, मैं तुमको चांद पे लेके जाऊंगा। चांद पे जाना तो मुमकिन है, बट क्या कोई टीचर या कोई शख्स या कोई यूट्यूबर या कोई भी आपको चांद पे भेज देगा? इलॉन मस्क का बात अलग है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस देख के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड या वॉइड कहा जाएगा।
अगर एकदम इम्पॉसिबल चीज लेके आप वादा करोगे तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट तो इमेजिनरी है। हाँ, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए सर। मीनिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ जो वादा है उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। जैसे मैं बोला आई विल सप्लाई 500 लीटर्स ऑफ ऑयल, बोला नहीं कौन सा ऑयल, कुछ भी ऑयल दे दूंगा चलेगा? नहीं, जाहिर है बायर को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑयल चाहिए, सेलर वही प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर मैं वो ना करूं, ऐसे अनसर्टेन मीनिंग लेके कॉन्ट्रैक्ट लिख दूं, तो फिर वो भी लीगली वैलिड नहीं हो पाएगा। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स, कोई कोई लॉ में रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। लैंड का कोई भी, लैंड या बिल्डिंग का कोई भी सौदा करोगे प्रॉपर्टी का, तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का, तो फिर उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट और जो जो चीज इन्वॉल्व है उसमें मैंडेटरी है कि लैंड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो ये जो कंप्लायंस है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ये ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, नेचुरल सा बात है। ठीक है, तो ये सारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट आज का आखिरी टॉपिक, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी 5 तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन 3-4 तरह का कॉन्ट्रैक्ट्स है, एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कुछ तरह का कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब मैं बता दूं, ये आज का, ये क्लास का आखिरी टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? देखो, वैलिडिटी पे बेस करके कॉन्ट्रैक्ट कुड बी वैलिड। अभी सीखे सेक्शन 10 और 4-5 अदर पॉइंट्स मिला के सारा एलिमेंट्स जब रहेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहोगे? वैलिड। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड। वॉइड। और एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल, यानी कि जो वॉइड नहीं है बट वॉइड बन सकता है, वॉइडेबल। ठीक है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है मैं बता दूं। अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों को दिखा रहा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में मैं बोला था फ्री कंसेंट। Free consent is said to be missing when contract is formed due to coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. अगर ये सबसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये चारों से 1, 2, 3, 4, तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोलता है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत आसान है। वॉइडेबल का मतलब इट इज एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज टू कंसीडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मतलब जिसके साथ आप कोएर्शन करोगे, कोएर्शन मतलब फिजिकल फोर्स अप्लाई करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस करोगे, जिसके साथ फ्रॉड करोगे, जिसके साथ मिसरिप्रेजेंट करोगे, तो कानून उसको एडवांटेज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमको अगर चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट तो कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि तुम्हारा फ्री कंसेंट नहीं है, तो तुम बोलो ये कॉन्ट्रैक्ट को तुमको वॉइड करना है या नहीं। सीधा हिसाब, वॉइडेबल का मतलब यही है। ओके, ऑल राइट। अब देखिए, मैं बोला अ कॉन्ट्रैक्ट कुड बी, a contract could be valid, void or voidable. Number 4, it could be illegal. Illegal का मतलब तो पता है, मैं बता दूं, all illegal are void but all void are not illegal. Illegal and void में फर्क यही है कि illegal के लिए पनिशमेंट भी मिलेगा, पेनल प्रोविजंस भी अट्रैक्ट होगा, एंड illegal तो गैर कानूनी है, void कानून इफेक्ट नहीं दे पाएगा जिसको। मम्मी ने प्रॉमिस किया ये इलीगल नहीं है और ये क्या है? ये void है। बट अगर कोई स्मगलिंग का सौदा कर लिया,
कोई खूनी कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसा दे दिया, तो ये सारा क्या है, इलीगल है। तो इलीगल तो सारे वॉइड है, बट सारे वॉइड इलीगल नहीं है। ओके सर। सर वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड द फिफ्थ इज अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल का मतलब ये पूरा वॉइड नहीं है, अभी कोई टेक्निकल डिफेक्ट के लिए ये वैलिड नहीं बन पा रहा है, जैसे ही ये टेक्निकल डिफेक्ट हट जाएगा ये क्या बन जाएगा, एनफोर्सेबल या वैलिड। ओके, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कुड बी ऑफ express contract, express, implied, क्वासी। implied के अंदर और एक चीज मैं बोलूंगा, tacit, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा सर, फॉर्मेशन का मतलब है कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है ये अगर देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ये चार तरह का हो सकता है। एक्सप्रेस, यानी कि विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स रिटन और स्पोकन। रिटन या स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स या ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे, एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। इंप्लाइड मतलब जहां पे शब्दों के बिना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सर कैसे, शब्दों के बिना कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आंखों ही आंखों से इशारा हो गया, नहीं सर, ठीक है, वैसा ही कुछ है, ठीक है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया, मैं गया एटीएम पैसा लेने, बैंक को फोन करके बोला मुझे पैसा चाहिए, या कोई काउंटर में खड़ा है उससे पैसा लिया, नहीं, मशीन के साथ कर लिया, यानी कि इंप्लाइड है मैं बैंक से पैसा उठाया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ, बैंक से पैसा मांगा, बैंक ने दे दिया, बट मशीन या ऑटोमेटेड या प्रोसेस ड्रिवन है, बट बात नहीं हुआ, यहाँ पे मैं चेक नहीं लिखा, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्म नहीं भेजा, यहाँ पे कुछ मेल नहीं किया, बट कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्जीक्यूट, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंप्लाइड। और ये तो स्पेसिफिक एग्जांपल जो है एटीएम से मनी विड्रॉ करने का, ये हो गया टैसिट। टैसिट का मतलब हो गया व्हेन इट इज इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, व्हेन इट इज इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ओके सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्वासी एक्सप्रेस और इंप्लाइड में फर्क पता चल गया। एक्सप्रेस का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहा है ईदर वर्ड्स के जरिए, वर्ड्स रिटन और स्पोकन, और इंप्लाइड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है विदाउट द वर्ड्स रिटन और स्पोकन, बट मियरली बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। और कंडक्ट अगर पर्टिकुलर वे में हुआ तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट जहां पे बोल रहे हैं कि आपने ना चाहा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ना किया कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो गया खुद ब खुद कानून का ऑपरेशन से, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, खुद ब खुद जब कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो जाता है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जांपल दीजिए, आपका मोबाइल फोन आप कहीं पे छोड़ के चले आए, आपका मोबाइल फोन आप कहीं पे छोड़ के चले आए, और जैसे ही छोड़ के आ गए किसी और को मिल गया, क्या ये मोबाइल फोन उसका बन गया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मोबाइल फोन का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, पोजेशन ट्रांसफर हुआ, और जिसको मिला मैं कह दूं उसका जिम्मेदारी है, कानून बोल रहे हैं उसका जिम्मेदारी है कि वो इसका ट्रू ओनर को ढूंढे, और तब तक ये पोजीशन को अपने पास ही रखे, एज इफ इट्स हिज ओन गुड्स, नॉट इन द सेंस कि ही कैन सेल इट और ट्रांसफर इट, बट ही विल टेक केयर ऑफ इट लाइक अ बेलर, ठीक है ना। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यही बोल रहे हैं। अच्छा सर, ई कॉमर्स, ई कॉन्ट्रैक्ट्स दिन भर तुम लोग जो इलेक्ट्रॉनिकली जो कॉमर्स करते हो, या मोबाइल बैंकिंग करते हो, या फिर मोबाइल शॉपिंग करते हो, कोई ऐप से कुछ खरीदते हो, ऑर्डर करते हो, ये सारा ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, last topic but not least, before I hit the last topic, please hit the subscribe button and also do not forget to hit the bell button to get regular notifications of our classes. Okay, परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट का जो किया हुआ वादा वो परफॉर्म हुआ कि नहीं, बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट कुड बी
एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। देखो इंग्लिश वर्ड है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब है पास्ट टेंस, जो हो गया, खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डन। और एग्जीक्यूटरी का मतलब हो गया जो अभी भी बाकी है, जिसमें अभी भी जान है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जब दोनों पार्टी जो वादा किया था वो एग्जीक्यूट कर दिया, खेल खत्म, पैसा हजम। और एग्जीक्यूटरी का मतलब है जो जो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी का कुछ बाकी है अभी भी देना, एक पार्टी ने कर दिया, या फिर दोनों पार्टी का ही कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। सर एग्जांपल दीजिए। मैं वादा किया मैं बिल्डिंग बेचूंगा बना के, और बायर जो है, बायर वादा किया पैसा देगा पूरा, ठीक है, बायर मेरे को एडवांस दिया, मैं भी बिल्डिंग पूरा नहीं बनाया, कुछ बनाया, तो एक साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी क्या है, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी, और दोनों पार्टीज का ही देना बाकी है। लेट्स से मेरे कस्टमर ने पूरा पैसा मेरे को दे दिया, तो उसका प्रॉमिस वो एग्जीक्यूट कर चुका है, बट मेरा प्रॉमिस अभी भी बाकी है जब तक बिल्डिंग नहीं बनता है। तो एग्जीक्यूटरी दो तरह का हो सकता है, यूनिलैटरल जहां पे दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी का प्रॉमिस अभी भी बाकी रह गया, या बायलैटरल जहां पे दोनों का ही प्रॉमिस बाकी है। That concludes the first session of Indian Contract Act Class 1 with CA Law Easy, where we make your life easy.